नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। आज गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी है। जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की समस्या। 400 फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया है। सीएम योगी आज धार्मिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आज देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे सीएम योगी। प्राण प्रतिष्ठा के साथ गोरक्षपीठ के देवलोक का होगा विस्तार। 8 मई से चल रहे अनुष्ठानिक कार्यक्रम पूरे होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है। आज गोरखपुर के दौरे का तीसरा दिन है और इस दौरान लगातार जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा जा रहा है। हर दिन 400 से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। तो आज गोरखपुर में कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम योगी हिस्सा लेंगे, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भगवत महापुराण कथा ज्ञान की पूर्णाहुति होगी। सीएम योगी इसमें हिस्सा लेंगे। देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही गोरक्षपीठ के देवलोक का विस्तार हो जाएगा। साथ ही 8 मई से 2 चरणों में चल रहे अनुष्ठानिक कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा और इस दौरान तमाम जो पूजा पाठ चल रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरे होंगे। और अधिक जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ का देखिए आज तीसरा दिन है गोरखपुर में और लगातार जनता दर्शन का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। हर दिन 400 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर और इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी रहने वाले हैं दिन भर। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर हैं, गोरखपुर में है। दौरे का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जनता अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने सबकी समस्या को सुन करके संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। रही बात है कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो सज धज करके मंदिर तैयार हैं, खासतौर से इन्हीं मंदिरों में देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा खासतौर से। और मंत्रोच्चार हमारे दर्शक सुन रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर इस समय हम गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद है और गोरखनाथ मंदिर में देखा जा सकता है कि किस तरह से भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। और खासतौर से थोड़ी देर बाद ही इसी मंत्रोच्चारण के बीच में प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों के देवी देवताओं का विग्रहों का किया जाएगा खासतौर से, और जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई। यही नहीं, आपको वो भी दिखाना चाहेंगे कि यही वो मंदिर है जहाँ पर 9 देवी देवताओं के मूर्ति स्थापित की जाएगी। और खास तौर से यहाँ पर जिस तरह से वैदिक मंत्रों के साथ साथ यहाँ पर शिव महापुराण का जो 8 तारीख से कथा चल रही थी, उसका आज समापन भी होना है और उस समापन को लेकर के विशेष तैयारी कर ली गई है। और इसी यज्ञशाला में आप देख सकते हैं, पीछे हमारे यज्ञशाला है। इसी यज्ञशाला में जो है कि कार्यक्रम मंत्रोच्चार चल रहा है खासतौर से। और यहाँ पर विशेष तौर से जो ये मंदिर है, मंदिरों के देख सकते हैं खूबसूरती, हमारे दर्शक घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर का जो विस्तारीकरण है, खासतौर से देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने की, आज वह पूरी होगी। और सुरक्षा की दृष्टिगत अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने कर रखा है। बिल्कुल हरेंद्र, और आपके पीछे की तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ का कार्य चल रहा है, अनुष्ठान का कार्य चल रहा है और कहीं ना कहीं सबकी नजर भी इस पर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हज यात्रा के लिए पहली फ्लाइट आज होगी रवाना। हज हाउस से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए निकलेगा ये पहला जत्था। तो यात्रियों को हरी झंडी दिखाएंगे मंत्री दानिश अंसारी। तो मंत्री के साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी साथ में मौजूद होंगे। यूपी में इस बार 25,444 हज यात्री करेंगे यात्रा। लखनऊ एयरपोर्ट से 14,000 हज यात्री करेंगे यात्रा। आज 12 बजे हज यात्रियों की पहली फ्लाइट होगी रवाना। लखनऊ हज हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो हज यात्रा की आज पहली फ्लाइट रवाना होगी। हज यात्री आज से
मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। उनकी कब फ्लाइट से कितने यात्री हज यात्रा पर जाएंगे आपको वो भी बताते हैं। आज दोपहर 12 बजे लखनऊ से मदीना के लिए पहली फ्लाइट रवाना होगी, जिसमें 298 यात्री उड़ान भरेंगे। तो दूसरी फ्लाइट आज ही दोपहर 3:05 पर है। इस फ्लाइट में 298 यात्री मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। तो 21 मई से 6 जून तक यात्री उड़ान भरेंगे। तो हज यात्रा के लिए कुल 45 उड़ानें संचालित होंगी, जिसमें करीब 14,000 यात्रा हज यात्रा पर जाएंगे। तो आज दोपहर 12 बजे पहली फ्लाइट रवाना होगी, जिसमें 298 यात्री सवार होंगे। तो इस बार रिकॉर्ड संख्या में जायरीन हज यात्रा करेंगे। आइए आपको बताते हैं साल 2022 में कितने लोगों ने की थी हज यात्रा और इस साल कितने लोग करेंगे हज यात्रा। लेकिन इसके साथ ही साथ कब फ्लाइट है इसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। कितने यात्री इस दौरान सवार होंगे फ्लाइट में, ये जानकारी भी आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए आज हज यात्रा को लेकर पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी? उत्तर प्रदेश से यात्रा के लिए आज पहला जत्था है जो वो रवाना होगा। इस तौर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। आज जो है लमसम जो 270 के आसपास यात्री होंगे वो पहले फ्लाइट से मदीना जाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में इस बार 26,786 लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश का हज यात्रा के लिए कोटा लमसम 30,000 के आसपास है। ऐसे में कम आवेदन के चलते सभी को इस बार हज यात्रा का मौका मिल रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो इस बार 14,240 पुरुष और 12,546 महिलाएं हज यात्रा पे जा रही हैं। साथ ही साथ लखनऊ से अगर बात करें राजधानी की तो 1411 लोग यहां से हज यात्रा जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हज यात्री जो हैं मुरादाबाद से जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिर्फ अगर बात करें तो 13,000 हज यात्री जो हैं उड़ाने भरेंगे। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा तैयारी की गई है। जब हज यात्री आज हज जो केंद्र है सेंटर है वहां से एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उनके लिए विशेष सुविधाएं रखी गई हैं। जिस दौरान वो लोग उनकी बस पहुंचेंगे तो वहां पर जो है चेकिंग जो होती है सबसे टफ समय होता है, जहां पर काफी टाइम लगता है, उसको इजली तरीके से आसान किया गया है कि जो हज यात्री जाएंगे उनके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। पास जो मिलते हैं उनको उसके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं हज यात्रियों को सहूलियत रहे और उनका समय सबसे ज्यादा जाया ना हो। तो ऐसे में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने भी पूरी तैयारी की है। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक विभाग है हज विभाग है उसने पूरी तैयारी कर करके आज हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना करें और 3 बजे के बाद दूसरी फ्लाइट मदीना के लिए लखनऊ से उड़ान भरेगी। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। हज यात्रा की आज पहली उड़ान देखने को मिलेगी 12 बजे। ये हरी झंडी दानिश आजाद दिखाते हुए नजर आएंगे। तो यूपी में इस बार 25,444 हज यात्री करेंगे यात्रा। लखनऊ एयरपोर्ट के 14,000 हज यात्री यात्रा करेंगे। तो आज ये पहला जत्था रवाना होगा। वहीं पीएम मोदी के विदेश दौरे का आज तीसरा दिन है। आज हिरोशिमा में G7 सम्मेलन का तीसरा सत्र है। सत्र में शांतिपूर्ण और टिकाऊ एवं प्रगतिशील विश्व जैसे विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी G7 सम्मेलन तीसरे सत्र के चर्चा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। तो आज हिरोशिमा में G7 को लेकर बैठक चल रही है। सत्र में शांतिपूर्ण, टिकाऊ और प्रगतिशील विषय पर चर्चा होगी। और देखिए कल से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां तमाम तस्वीरें इस दौरान निकलकर G7 से सामने आ रही हैं। ऋषि सुनक के साथ उन्होंने मुलाकात की और जिसकी तस्वीर भी साझा की। प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से तो प्रधानमंत्री का ये जापान दौरा, पीएम मोदी G7 सम्मेलन में
मौजूद प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, पीएम मोदी का जापान दौरा, इस दौरान G7 सम्मेलन का आज तीसरा सत्र है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह में ही हिरोशिमा के पीस म्यूजियम का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण रही और कहीं न कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। कल की बात करें तो कल हिरोशिमा में जो बैठक हुई थी, इसमें क्वाड नेताओं के साथ बैठक की गई थी। सीधे तौर पर कहीं न कहीं आतंकवाद की निंदा की गई थी और खासतौर पर मुंबई और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों की जो निंदा है वो क्वाड नेताओं ने की थी। इसके साथ ही कई देशों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सामरिक साझेदारी की समीक्षा की गई। इसके साथ ही मुक्त व्यापार समझौता वार्ता हुई और प्रगति का कहीं न कहीं जायजा प्रधानमंत्री ने दिया कि आखिर दूसरे देशों के साथ क्या किन किन चीजों पर कहीं न कहीं चर्चा करनी है, क्योंकि लगातार अभी आगे जो बैठकें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के कई दिग्गज चेहरों के साथ कहीं न कहीं करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है जापान का वो काफी महत्वपूर्ण है और कई दिग्गज चेहरे हैं खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार मुलाकात भी हो रही है। आपने देखा है किस तरीके से कल अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। तो निश्चित रूप से भारत को समृद्ध करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की विदेश नीति काफी चर्चाओं में रहती है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ विश्व के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो एक नई ऊर्जा कहीं न कहीं देखने को मिलती है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो प्रधानमंत्री का ये जापान दौरा, जहां G7 का आज तीसरा सत्र है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इस दौरान G7 में सत्र में शांतिपूर्ण, टिकाऊ और प्रगतिशील विश्व जैसे विषयों पर चर्चा होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस का गुर्गा हुआ है गिरफ्तार। NIA ने फरार संधू को पकड़ा है। साधु बनकर छिपा था गैंगस्टर गुर्गा और ये गिरफ्तारी हुई है। NIA ने फरार संधू को पकड़ा है। इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई NIA की सामने आई है। साधु बनकर छिपा था गैंगस्टर का गुर्गा, लेकिन NIA के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। तो गैंगस्टर लॉरेंस का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां गैंगस्टर लॉरेंस का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। NIA ने फरार संधू को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि साधु बनकर छिपा था गैंगस्टर का गुर्गा। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, NIA की ये बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है, गैंगस्टर लॉरेंस का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल, देखिए NIA लगातार गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई करती रही है। आपने पिछली बार देखा होगा किस तरीके से करीब 112 ठिकानों पर देश के अलग अलग इलाकों में NIA की टीम ने छापेमारी की थी और कहीं न कहीं गैंगस्टरों से जुड़े हुए तमाम ठिकानों पर ये छापेमारी हुई थी। चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, जठेड़ी गैंग की बात करें या बवाना गैंग की बात करें, इनके करीबियों के यहाँ कहीं न कहीं और इनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी NIA की टीम ने की थी। और आज जो जानकारी मिल रही है कि NIA की टीम को कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता जरूर मिली है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी को NIA ने गिरफ्तार किया है और लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताया जा रहा है और इसका नाम जो है वो संधू बताया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई महीनों से लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा फरार चल रहा था और NIA की टीम इसे पकड़ने के लिए कई बार जो है वो छापेमारी कर चुकी थी। और सबसे खास बात है कि संधू ने पूरी तरीके से अपने वेश को बदल लिया था और साधु के वेश में कहीं न कहीं लॉरेंस का जो गुर्गा है वो छिपा हुआ था। तो निश्चित रूप से NIA की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ जरूर लगी है, क्योंकि कई दिनों से NIA की टीम ने जाल बिछा रखा था इसको पकड़ने के लिए और निश्चित रूप से संधू की गिरफ्तारी के बाद
कई और कड़ियां भी निकलकर सामने आएगी। और जिस तरीके से एनआईए लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ बात करें या गैंगस्टरों के खिलाफ बात करें, तो जिस तरीके से आतंकवाद और गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है, निश्चित रूप से इस तरीके की कार्रवाई संभवतः आगे भी जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समीर वानखेड़े से आज भी होगी पूछताछ। भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले में ये पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले में ये पूछताछ होगी। तो सीबीआई के द्वारा समीर वानखेड़े को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लगातार पूछताछ चल रही है समीर वानखेड़े से। भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले में ये पूछताछ जारी है। तो सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कई अहम चीजों पर पूछताछ की जा रही है। लगातार समीर वानखेड़े पर सीबीआई का शिकंजा। भ्रष्टाचार और रंगदारी के मामले में ये पूछताछ हो रही है। दो 2000 के नोट के सर्कुलेशन के आदेश के बाद से उन लोगों में हलचल मच गई है जिनके पास नोट पड़े हैं। 2000 के नोट बंद होने के बाद व्यापारियों और आम जनता पे क्या असर पड़ा है और वह लोग इस फैसले का कितना सम्मान कर रहे हैं, इसे जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम जनता और व्यापारियों के बीच पहुंची है। आरबीआई की गाइडलाइन ठीक है। अधिकतर 2000 की मुद्रा ब्लैक मनी के रूप में लोगों की तिजोरियों में जमा हो गई थी। जो ऐसे लोग थे जो उन्होंने अपना 2 नंबर का पैसा इसमें बंद कर लिया था, तो उसे बाहर निकालने का ये ठीक तरीका है। जब आरबीआई ने वो स्टार्ट किया था उसके बाद भी वो प्रचलन में कम आया, क्योंकि लोगों के पास 2000 का नोट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। और ये 2000 के नोट ज़्यादातर जो ब्लैक मनी रखते हैं उन लोगों के पास काफ़ी संख्या में है। तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है ये संतुष्ट है। फैसला तो आरबीआई का बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी चीज़ ये कि आम जनमानस पे इस पर ना के मात्र फ़र्क पड़ेगा। इसका कारण है क्योंकि आम जनता के लिए तो ये पहले से ही बंद था, क्योंकि आपने देखा होगा ये सर्कुलेशन में 2000 का नोट बहुत ही कम दिखता था। तो मेरा मानना है कि आम जनता पे इसका ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा। पहले तो 2000 का नोट लाना ही यहाँ पर गलत था, क्योंकि लोग कहते थे 1000 का जब नोट चलता था तो कहते थे कि उससे बड़ा काला धन जो है छुपा के रखे लोग। 2000 में काला धन नहीं छुप पाएगा। काला धन 2000 से दुगना छुप गया। और वो काला धन आम आदमी के पास नहीं है, वो गरीब के पास नहीं है, नेता के पास है। नेता अब इसमें नेता परेशान होंगे, आम आदमी नहीं परेशान होगा। आम आदमी के पास देखे, मैं खुद 1 साल से नहीं देखा हूँ कि वो नोट गांधी जी उस पर छपे हैं कि उड़ गए। आप समझिए, क्योंकि पहले जब मैंने एक बार देखा था उसमें गांधी जी थे, लेकिन पता नहीं अब गांधी जी हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो आम मध्यम वर्गीय नोट नहीं देखा है 2000 का, लेकिन बड़े बड़े नेता जो होंगे उन्होंने देखा है। काला धन उनके पास है। और जो व्यापारी हैं, व्यापारी को कोई टेंशन नहीं है। 2000 के नोट की अगर बात करें तो एक तरह से जो नोटबंदी सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री की घोषणा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। 2000 के नोटों को पाबंदी लगाई गई, वो भी 30 सितंबर तक का समय, कोई लिमिट नहीं है, बैंक में आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह यही दिखती है और कहा भी जाता है कि जो चलन में है वही मुद्रा है। ये बहुत बढ़िया जो भी ये नियम बन रहा है या बनने जा रहा है या बनने का प्रयास है, जो भी निर्णय लिया गया है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है और इसको पहले ही कर देना चाहिए। देखिए क्योंकि ये जो 2000 के नोट है देखे हुए लगते हैं कई महीने हो गए, कई महीने क्या हमको लगते हैं साल हो गए मुझे भी देखे हुए, परंतु जो निर्णय है वो बिल्कुल सराहनीय है। इसको आगे ही पहले ही कर लेना चाहिएगा। सरकार का निर्णय है और सरकार जो निर्णय ली है होगी वो कुछ सोच समझकर ही निर्णय ली होगी। अगर 2000 की नोट पे वो रोक लगा रहे हैं तो ये सरकार की है मंशा, और जो पाबंदी वो लगा रहे हैं नोट पे, ये सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। सरकार का निर्णय सही है या गलत है ये तो अलग का विषय है, लेकिन इससे परेशानी किसको होगी? इससे परेशानी मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी होगी। नोट उनके पास है नहीं। 2000 का नोट देखे हुए लोगों को 2-2 साल हो गया है और ये नोट सारे डंप जो है व्यापारियों के पास है, नेताओं के पास है, तो नोट तो वहाँ से निकलेगा।
तो परेशानी किस चीज़ की होगी, करें बंद करें। ये पहली बार एक बार बंद हुआ 1500 लोग जनता की मार, अभी दूसरी बार फिर जनता क्या करेगी? इतनी महंगाई, एक तो ऐसे ही नोट बंद, क्या झेलेगी इसको जनता? इससे फायदा क्या होगा जनता को? घंटों बैंक में लाइन लगाओ, उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे आदमी लाइन में लगे रहे, उसके बाद बैंक काउंटर बंद हो जाता है, कितनी मेहनत से तो आदमी इकट्ठा करके रखता है, उसके बाद में घंटों लाइन में लगे, पैसे निकलते नहीं बैंक से। बिल्कुल सही फैसला है। गरीब जनता के पास 2000 नोट आएगा कहाँ से? महीनों हो गया हम खुद नहीं देखे तो दूसरे को क्या बताएंगे? विपक्ष का काम ही है, रूलिंग पार्टी पे विपक्ष तो वैसे ही हमलावर रहती है, वो कोई भी फैसला लेगी। आगे के जो आगामी फैसले उनको भी देख लो, 3 तलाक, हलाला, दुनिया वगैरह का इतना चलता है, तो सब में तो विपक्ष वैसे भी हंगामा करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनसे केवल बड़े पूंजीपतियों का फायदा है। गरीब आदमी के पास 2000 का नोट आएगा कहाँ से? उसकी सैलरी नहीं है 2000 का नोट की। डिजिटल वाला फैसला बहुत बढ़िया सरकार। हाँ, बहुत राहत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रियंका गांधी ने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। वीर भूमि जाकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पापा आप मेरे साथी हैं, एक प्रेरणा के रूप में यादों में सदा, ये राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कोट शेयर किया। तो प्रियंका गांधी ने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वीर भूमि जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।